Hello dear students, how are you? I am also fine. So today's topic is on the basis of the reading session. Okay, today's topic is on the reading session. So our first reading chapter is The Lost Child from the book Movements, which is our supplementary reading book. Okay, so let's start. मैं अभी चैप्टर पढ़ूंगा आप लोगों के सामने और आप लोग उसको साथ साथ में मेरे रीड थ्रू करेंगे। मैं चैप्टर्स के साथ पढ़ने के साथ साथ उसका ट्रांसलेशन भी करूंगा, ठीक है ना। तो आप लोग भी ट्रांसलेशन को समझें, एक एक लाइन को जब मैं पढ़ा दूं उसके बाद में आप खुद से पढ़ेंगे। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो स्टार्ट करेंगे, वीडियो को देखेंगे कि किस तरीके से उसका ट्रांसलेशन लाइन का हुआ है, ठीक है। और जो मैं वर्ड मीनिंग नोट करूंगा, थोड़े से जो हार्ड है वही नोट करूंगा, उनको आप या तो अपने बुक में लिख सकते हैं, नहीं तो आपको लगता है ज्यादा जरूरत है तो आप अपने कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं द लॉस्ट चाइल्ड के बारे में, ठीक है। सो इसमें फर्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप लोग 10th में आप लोग 9th में आ चुके हैं। सो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इसके ऑथर का नेम याद रखें, ठीक है ना। इसका ऑथर कौन है या राइटर कौन है। हाँ, एक चीज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो आप लोग समझ लें कि ऑथर और एक होता है पोएट, इनमें क्या डिफरेंस है। दोनों राइटर कहलाते हैं, दोनों ही क्या कहलाते हैं, दोनों ही राइटर कहलाते हैं। लेकिन डिफरेंस ये लगता है कि ऑथर और राइटर वो होता है जो कोई चैप्टर के को डिनोट करता हो, मतलब जिसने कोई चैप्टर लिखा हो, मतलब कोई पर्टिकुलर एक स्टोरी टाइप लिखी हो, तो वो हमारा ऑथर के बेसिस पे जो राइटर होता है उसको अपन ऑथर कहते हैं, या राइटर भी कह सकते हैं, ठीक है। अगला होता है हमारे पास पोएट। तो हु इज द पोएट, अगर चैप्टर क्लियर हो गया तो पोएट कौन बचा, तो जो हमारा प्रोज होता है, प्रोज मींस जो हमारा पोएट्री सेशन होता है, सॉरी पोएट्री सेशन के अंदर जो हमारा राइटर होता है उसे हम पोएट कहते हैं, ठीक है ना। जैसे हिंदी में कहते हैं ना, हिंदी में कविता या सॉरी जो हमारा चैप्टर लिखता है, गद्य भाग लिखता है, वो हमारा लेखक कहलाता है। और जो पोयम के बारे में लिखता हो यानी कविताएं वगैरह लिखता हो तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कवि कहलाता है। लेख लिखने वाला लेखक और पोएट्री लिखने वाला पोएट कहलाता है। क्या हमें हिंदी से भी मतलब नहीं है, हमें सिर्फ अभी अपने इससे मतलब है। तो आपके लिए नेसेसरी चीज क्या है कि आप इसमें जो हर चैप्टर के जो ऑथर जो होते हैं उनका नाम ध्यान रखें। मोस्टली आपको जरूरत है अपने पोएट में जो आपके पोएट्स हैं, यानी पोएट्री सेशन में जितने भी आपके हैं बिहाइव में, उसमें जितने भी पोएम्स हैं उनके आप जो पोएट का नेम याद रखेंगे। अब ये क्यों जरूरी है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। जब हम स्टैंजास आते हैं हमारे पेपर में कि एक्सप्लेन दिस विद रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट, तो उसमें आपको रेफरेंस में आपको पोएट का नाम देना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए नेसेसरी है। आप चैप्टर्स के में लिख लेते हैं लेकिन आप पोएट्री पे ज्यादा गौर करेंगे। जैसे आपने इसका ऑथर कौन है, अपने इस चैप्टर का ऑथर है मुल्कराज आनंद। So, okay, have you understand who wrote this letter? Who wrote this chapter? मुल्कराज आनंद। So, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को अपने। मैं रीड थ्रू करता हूँ, आप लोग भी रीड थ्रू करेंगे साथ साथ में। और अगर कोई परेशानी आती है तो आप वीडियो को पॉज करेंगे और फिर साथ में पहले पढ़ लेंगे, फिर आगे का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं रीड थ्रू करता हूँ सबसे पहले। हाँ, मैं आपको सबसे पहले एक बात समझा दूँ। जो चैप्टर का नेम है अपने द लॉस्ट चाइल्ड, ठीक है ना। तो ये द लॉस्ट चाइल्ड के बारे में है कि एक छोटा बच्चा जो अभी तक उंगली पकड़ के चलने वाले बच्चों में से है, वो किस तरीके से मेले में खो जाता है। मेले में खोने का अर्थ नहीं है इसमें, ये मत सोचना कि मेले में खोने का अर्थ है। इसका अर्थ खोने का ये है कि वह अपने बचपन के जीवन से खो चुका है, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स हैं वो थोड़े से क्रूर टाइप के हैं, थोड़े से टॉलरेंट वो नहीं करते हैं अपने बच्चे को, वो थोड़े से कड़क स्वभाव के हैं, ठीक है ना। तो किस तरीके से उसके बच्चे पर इस चीज का फर्क पड़ता है। स्टार्ट करें। सो द लॉस्ट चाइल्ड।
हाँ लॉस्ट चाइल्ड में ऊपर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस सीधा पहले चैप्टर के स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टैंजा से। हाँ फर्स्ट स्टैंजा पे लिख लेता हूँ, आपका कहाँ से कहा था कि कंफ्यूजन दूर हो ही जाए। शुरुआत में तो अपने को दिक्कत नहीं आनी, लेकिन बात के में आपको थोड़ी कंफ्यूजन आ सकती है, सर कहाँ चल रहे हैं और हम कहाँ चल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे कंफ्यूजन को कभी नहीं रखना, आप हाथों हाथ पूछ भी सकते हैं। ओके देखो स्टार्ट करते हैं। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग हम जानते हैं क्या होता है, बसंत का मौसम होता है ना, जिसमें मस्टर्ड की खेती होती है, यानी कि सरसों की खेती होती है। ओके फ्रॉम द विंटरी शेड ऑफ नैरो, फ्रॉम द विंटरी शेड ऑफ नैरो लेन एंड एलीज इमर्ज्ड एट डे अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी। ओके तो इसमें बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड्स आएंगे आप लोगों के लिए, तो उसको क्लियर कर देते हैं। फ्रॉम द विंटरी शेड ऑफ नैरो लेन्स, विंटरी शेड का मतलब है हल्का सा सर्दी का समय है, और नैरो लेन्स का मतलब है संकड़ी गलियां, संकड़ी गलियां यानी छोटी छोटी गलियां जो होती हैं, स्मॉल लेन्स जिनको कह सकते हैं, वो हमारी नैरो लेन्स कहलाती है, ठीक है। ओके देखते हैं आगे। फ्रॉम द विंटरी शेड ऑफ नैरो लेन्स एंड एली इमर्ज्ड अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी। ओके अभी एली जो वर्ड आया है इसका मतलब भी पाथ ही होता है, ठीक है ना। ये गलियां मतलब जो उनके हमारे घर के आगे से गलियां होती है वो गलियां हैं। पाथ मतलब जो हमारे पर्टिकुलर मेन रोड का जो हिस्सा होता है वो हमारे पाथ को डिनोट करता है, ठीक है ना। इमर्ज अ डे, इमर्ज अ गेली यानी इमर्ज मतलब होता है बाहर निकलना। इमर्ज मतलब क्या होता है, बाहर निकलना, ठीक है। इमर्ज अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी। अब ये जो गेली वर्ड जो आया है इसका मतलब होता है चमकीला, और क्लैड मतलब होता है कपड़े पहने हुए, ठीक है। तो मेनली अपने लाइन का मतलब क्या है कि फेस्टिवल कौन सा चल रहा है, स्प्रिंग ऑफ फेस्टिवल चल रहा है, इनके फेस्टिवल मनाया जाता है। बसंत का मौसम जो आता है ना, तब उसमें बसंत पंचमी आती है, हमारा फेस्टिवल होता है बसंत पंचमी, तो उसका समय चल रहा है और फेयर लगा हुआ है यानी मेला लगा हुआ है। उसमें लोग क्या है हल्की ठंडी के मौसम में बाहर निकले हैं, चमकीले चड़कते फड़कते कपड़े पहने हुए बाहर निकले हैं, ठीक है। सकड़ी गलियों के अंदर से निकलते हुए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेस। अच्छा अब बच्चों आपके लिए कंफ्यूजन वाली बात ये है कि आप इसमें जो ये रोड वर्ड का मीनिंग आया है, रोड मतलब रोड सड़क नहीं, ठीक है ना, उसको हिंदी में रोड कहते हैं, इंग्लिश में रोड नहीं कहते। ये रोड मतलब है यात्रा करना, यानी कि सफारी करना, कहते हैं ना कि हम किसी की सवारी करके आए, जैसे घोड़े की सवारी करना है, हॉर्स राइडिंग करते हैं। तो रोड क्या है, सेकंड फॉर्म है, राइड रोड रिडन, ठीक है। तो रोड इसकी सेकंड फॉर्म है, क्योंकि ये हमारा चैप्टर है तो चैप्टर हमेशा पास्ट टेंस में होते ही ध्यान रखना। ओके सम वॉक्ड कुछ चलकर आ रहे हैं, सम रोड ऑन हॉर्सेस और कुछ जो है घोड़े पर सवारी कर आ रहे हैं। अदर सेट कुछ बैठे हैं, देखो मैंने कहा ना सिट सेट सिटन, ठीक है ना, सिट सेट सेट सॉरी। तो सेट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ओके बीइंग कैरिड इन बम्बू एंड बल्क बुलॉक कार्ट्स, और कुछ जो ऐसे हैं लेके आए जा रहे हैं बम्बू की जो गाड़ियां होती हैं, बैलगाड़ियां, उनमें। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर। एक बच्चा जो है, छोटा सा बच्चा है, अपने माता पिता के साथ आ रहा था, वो जो हाथ छुड़ाकर अपने पिता के टांगों के बीच में से निकलकर भाग गया, जिसमें अब इसमें लिखा है ब्रिमिंग ओवर द लाइफ एंड लाफ्टर, जो खुशी और अपने जीवंतता की उससे भरा हुआ है, यानी कि उसमें उमंग बहुत है हर चीज को देखने की, हर चीज को उसमें जैसे हंसने की उसमें बहुत हुनर है कि मतलब वो हंसता रहता है, यानी खुश रहने वाले बच्चों में से है। तो वो क्या है, भाग गया है। अब इसमें जो वर्ड आया है ब्रिमिंग, यहाँ लिख लेते हैं BRIMING, ब्रिमिंग। ब्रिमिंग का मतलब होता है लबालब, यानी कंप्लीटली फिलअप है, किससे, जीवंतता। जीवंतता मतलब होता है अपने जीवन को जीने की उल्लास में है, ठीक है ना। और एक है लाइफ, लाफ्टर मतलब यानी वो हंसता भी रहता है, ठीक है। इन चीजों से वो कंप्लीटली फिलअप है। नेक्स्ट पैराग्राफ चलते हैं, अपना नेक्स्ट पैराग्राफ है
इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आपके जो मीनिंग्स है उनको आप नोट कर सकें। आप लोग थोड़ा बड़े लेवल पर आ गए तो आपको कॉपी में नोट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बहुत आएंगे तो आप बुक के ऊपर इसको लिख लेंगे पेंसिल से, नॉट दी विद दी पेन। सो आगे चलते हैं। आगे का अपना है कम चाइल्ड से लेकर इन देयर आइज। ठीक है, पढ़ते हैं। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स, ही लैग्ड बिहाइंड। बच्चे जल्दी आ जाओ। जब वहां उसको माता पिता को छोड़कर बच्चा भाग रहा था तब उसके माता पिता उसको कॉल करते हैं, उसको बुलाते हैं। ठीक है ना, पेरेंट्स इज कॉलिंग हिम कम चाइल्ड कम। एज ही लैग्ड बिहाइंड fascinated by the toys in the shop that lined the way। बच्चा किस चीज को देखकर भाग गया? fascinated मतलब होता है आकर्षित होना, मोहित हो जाना किसी चीज पर। तो बच्चा जो दुकान पे टॉयज लगे हुए थे एक लाइन में, उनको देखकर मोहित हो गया। he hurried towards his parents। जैसे उसके माता पिता ने उसको आवाज लगाई तो he hurried towards his parents। towards होता है किसी की तरफ जाना, तो वह जल्दी से भागता हुआ अपने माता पिता के पास आ गया। his feet opinated to their call। ऐसा लगा कि जैसे उसके पाँव के उसने माता पिता ने बुलाया तो उसके पाँव उसके माता पिता के आदेश के साथ ही चल दिए। ठीक है, his eyes still lingering। अच्छा, लिंगरिंग वर्ड का मतलब आता है, लिंगरिंग मतलब होता है एक जगह अटकी रहना। उसकी जो आंखें हैं कहाँ अटकी हुई थी? His eyes lingering on the receding toys। उसकी आंखें अभी भी वो जो दूर से ओझल होते हुए टॉयज थे उन पर अटकी हुई थी, उन्हीं पर वो टिकी हुई थी। As he came to where they had stopped to wait for him। जैसे कि वह वहां पर जब उसके माता पिता वेट कर रहे थे वहां पर पहुंचा तब भी उसकी आंखें उस पर टिकी हुई थी। हाँ, he could not suppress the desire of his heart। suppress मतलब होता है suppressed, S-U-P-P-R-E-S-S। Is this correct? Okay, R-E-S-S। suppress मीनिंग होता है अपनी इच्छा को दबाना, दबाना। ठीक है ना, as he could not suppress his wish, desire of his heart। वह अपने दिल की इच्छा को नहीं मार सका, नहीं दबा सका। even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes। so what is the meaning of cold refusal? old refusal eyes। even though उसने क्या किया, उस बच्चे ने देखा, खिलौने देख के वो आकर्षित हुआ तो उसके मन में इच्छा हुई कि मैं भी खिलौने की मांग करूं, तो उसने अपनी इच्छा को नहीं दबा सका, तो उसने क्या किया कि मुझे खिलौना चाहिए। सो इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड, जबकि वो जानता था कि उसके माता पिता की पुरानी आदत कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल आइज। ओल्ड बीच में आएगा, स्टेयर रिफ्यूजल आइज। ओल्ड बॉडी पुरानी, स्टेयर यानी घूरती हुई आंखें, घूरती हुई मना करती हुई आंखें। इसका मतलब है उसने जैसे अपने माता पिता से मांग करनी चाहिए तो उसके माता पिता, उसके जब पिता ने उसको ऐसी आंख दिखाई कि वही पुरानी आंखें जो उसको हर बार से वो मना करते थे, जब भी कोई वो इच्छा करता था उसको वो मना कर देते थे कि मैं नहीं दिलाऊंगा। तो ये उसने, जबकि वो जानता था कि मेरे पिता मुझे ऐसी आंख दिखाएंगे, लेकिन फिर भी उसने बोलने का प्रयास करा, उसके मन में इच्छा वो नहीं दबा पाया। सो आज एक बार नहीं करेंगे, बाकी का अपन कल करते हैं। ठीक है, सो आज जितना बड़ा उसको आप घर पे पढ़ेंगे ढंग से, तो एक लाइन को समझेंगे क्योंकि बीच में से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, और इनको पढ़ने से आपकी जो मीनिंग, जो अपन सेंटेंस बोलते हैं वो भी आपके क्लियर रहेंगे, मीनिंग भी आपको समझ में आते रहेंगे।